नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जिस वीडियो का आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था फ्रेंड्स, वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे थे मेरे पास इस क्वेश्चन पेपर के वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम देखते हैं AIAPGT 2023 31 जुलाई को कंडक्ट हुए MD एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पेपर को, और इसमें 120 क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रेंड्स। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। साथ ही साथ जिस क्वेश्चन में हमको लगेगा कि इसके बारे में हमको डिटेल में जानकारी लेनी चाहिए, तो उस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्स्ट्रा जानकारी ज़रूर दूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? GnRH जिसे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या LH जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किस सीक्वेंस में ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो उसको क्रम में लगाना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ABCDE, ABDCE, ACBE या CBEA। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ABCDE। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन 1। सबसे पहले गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन डिटेल में देखते हैं, और जो नए स्टूडेंट होंगे जो आने वाले एग्ज़ाम देंगे तो उनको भी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो ये हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं और किस सीक्वेंस में सीक्रेट होते हैं, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डायग्राम में अपन देख सकते हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं। नंबर 5 क्या है, ये हमारा ओवरऑल ब्रेन है, और इसमें हमको ये छोटा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसमें कि ये ब्राउन कलर 4 नंबर क्या है, हाइपोथैलेमस है। नंबर 2 क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंड नंबर 3 क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस नंबर 4 है जो कि आमंड शेप में है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग को क्लियर हो गया होगा ब्रेन में कहाँ पर हमारा ये सिचुएटेड रहता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे कि अपन TRH कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे कि अपन GnRH कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसे कि अपन ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं, GHRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH, सोमेटोस्टेनिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर PRF एंड द प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग फैक्टर। तो ये सभी हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं? हमारे हाइपोथैलेमस से। उसी तरह अपन देखते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो पिट्यूटरी से पिट्यूटरी में 2 ग्लैंड होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है। ब्रेन में था हाइपोथैलेमस, उसमें से वो सारे हार्मोन सीक्रेट हुए। उसी के नीचे में था 2 ग्लैंड जिसे कि अपन पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सेकेंड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से, उसमें 2 सेल होती हैं, एसिडोफिल सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स। एसिडोफिल सेल से ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है, और बेसोफिल सेल से एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH एंड TSH। ठीक है, TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, ये 2 हार्मोन इससे सीक्रेट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिडोफिल सेल से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, बेसोफिल से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ये चार्ट आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, पिट्यूटरी में 2 ग्लैंड होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर से 2 सेल्स होती हैं, उसमें एसिडोफिल सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स। एसिडोफिल से ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन, बेसोफिल सेल से एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH एंड TSH, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट अपन देख सकते हैं, इसमें स्टार्टिंग में आप लोग देखिए ये जो हार्मोन्स दिखाए गए हैं ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन है, जो कि मैंने अभी आप लोग को दिखाया है। कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, एक रिलीजिंग हार्मोन है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर एंड द गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। अब ये इसमें फंक्शन दिखाए गए हैं कि कौन से हार्मोन हमारे किस बॉडी पार्ट में कैसा एक्शन करती है। तो आप देख सकते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से निकल रही है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का है। तो इसमें एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमारे एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में वर्क करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट करती है। उसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस में वर्क करती है, हमारे थायराइड ग्लैंड में करती है। ग्रोथ हार्मोन लीवर में वर्क करती है। एंड द सोमेटोस्टेनिन किस में करती है, बोन मसल्स एंड टिश्यूज़ में करती है। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रोलैक्टिन क्या करती है, हमारे मेमोरी ग्लैंड में करती है, ठीक है, मिल्क सिक्रेशन एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट में। एफएसएच एंड एलएच क्या वर्क करती है, ये टेस्टिस मेल में भी वर्क करती है और फीमेल के ओवरी में भी वर्क करती है, ठीक है। मेल में क्या करती है, ये इनहिबिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है एफएसएच। एंड एलएच क्या करती है, फीमेल्स में ओवरी में करती है वर्क, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है ओवरी से। नेक्स्ट क्या हार्मोन देखते हैं अपन, ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करती है, फीमेल्स यूट्रस में स्मूथ मसल एंड मेमरी ग्लैंड में वर्क करती है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आप लोग को, ये है ऑक्सीटोसिन। साथ ही साथ मेल में क्या करती है, स्मूथ मसल्स इन डक्ट्स एंड डिफेंस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये इसके वर्क भी आप लोग को क्लियर हो गए होंगे, हाइपोथैलेमस से जो निकलते हैं हार्मोन और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं अपन। इस डायग्राम में भी यही दिखाया गया है, सारे वर्क दिखाए गए हैं, कौन से हार्मोन किस में कैसा वर्क करती है, देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से। टेस्टोस्टेरोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल डेवलपमेंट में एफएसएच करती है, ठीक है, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में भी वर्क करती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मेल में भी वर्क करती है, फीमेल्स में भी वर्क करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी फॉलिकल को ग्रोथ में डेवलपमेंट में हेल्प करती है और साथ ही साथ ओवल्यूशन में मेन हेल्प करती है, आप लोग पढ़े भी होंगे एलएच सर्ज कब होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में भी वर्क करती है, ओवल्यूशन के टाइम तो मेन वर्क करती है ये। और ये सभी के फंक्शन अभी हमने देख लिए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज़ हुआ, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हुआ। उसके बाद ये क्या करती है, एलएच एंड एफएसएच को सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करती है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है। फिर ये हार्मोन क्या करते हैं, एफएसएच जो रहती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल्स में एग को डेवलपमेंट में हेल्प करती है, जिससे कि फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, एलएच एंड एस्ट्रोजन भी है, एस्ट्रोजन का भी मेन रोल रहता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और साथ ही साथ एलएच सर्ज होती है तभी ओवल्यूशन होता है। तो एलएच कब सर्ज होता है, पीरियड्स के 14 डेज बिफोर, ठीक है। अपन देख सकते हैं हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, देखिए, ठीक है। फिर ये स्टिमुलेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिससे कि एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन ये सभी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एफएसएच क्या करती है, फॉलिकल के ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है, साथ ही साथ एस्ट्रोजन लेवल भी हेल्प करती है। इसके बाद फिर एलएच सर्ज होता है, जिससे कि ओवल्यूशन होता है, ठीक है। ये एग हमको मैच्योर दिख रहा है, जैसे ही एलएच सर्ज होता है ओवल्यूशन होता है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो कॉर्पस लूटियम कहलाता है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपना वर्क करती है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन साइकिल के बारे में, इसमें यूटेराइन साइकिल, ओवेरियन हार्मोन साइकिल, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है, और ओवेरियन साइकिल दिखाया गया है। तो स्टार्टिंग के 14 डेज में कौन कौन से हार्मोन एक्टिव रहते हैं, एफएसएच एंड एलएच एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। ये ग्रीन कलर का है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ब्लू कलर में है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और ये 14 डेज में पीक में ये सर्ज होती है, जिससे कि ओवल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस चार्ट डायग्राम के थ्रू अपन समझ सकते हैं। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, देखिए सर्ज हो रहा है, और उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू होता है, उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वर्क करने लगती है। यदि प्रेगनेंसी होती है तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेन वर्क करती है, जो कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू बनाने में हेल्प करती है। और ओवल्यूशन हो जाने के बाद जो बचा हुआ है वो उसको अपन कॉर्पस लूटियम कहते हैं, ठीक है। इतनी बेसिक जानकारी तो आप लोग को होगी ही, आप लोग अच्छे से रीड किए होंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम भी वही दिखा रहा है जो मैंने आप लोग को बताया है अभी, कौन कौन से हार्मोन किस फेज में कैसा वर्क करती है। ठीक है, इसमें FSH एंड LS दिखाई दे रहे हैं और LS सर्ज हुआ है और फिर देन डिक्लाइन। इसमें भी एस्ट्रोजन वर्क कर रही है एंड देन डिक्लाइन। ठीक है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ से अपना वर्क करती है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू अपना चलता रहता है ये। तो होप करती हूँ कि आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा कौन सा हार्मोन सबसे पहले सीक्रेट होता है, उसके बाद कौन सा होता है। तो सीक्वेंस क्या था इसका, राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होती है, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर एस्ट्रोजन, फिर LS सर्ज होता है, देन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अपना वर्क करती है। तो राइट सीक्वेंस इसका यही रहेगा ABCDA। ठीक है, राइट आंसर इसका आप 1। तो जिन्होंने सही किया है उनके लिए वेरी गुड। ठीक है, जो इस चीज़ को अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। और आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट और एक्स्ट्रा सिस्टोल इज द कॉज ड्यू टू लोकल एरिया ऑफ इश्चीमिया, टॉक्सिक इरिटेशन ऑफ द AV node, both 1 and 2, and the extreme situation of the heart by the vagus nerve। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, premature contraction of the heart or extra systole is a cause due to local area of the ischemia and the toxic irritation of the AV node। means right answer is option 3, both 1 and 2 is the right। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन केस ऑफ drowning gastric mucosa show micro rupture due to the air stretching as a result of ingested fluid। this is called the Unos sign, Wilder sign, Siblancy sign and the Shirt sign। Shirt SEHRT Shirt sign। ठीक है, तो in case of drowning gastric mucosa show a micro rupture due to air stretching as a result of ingested fluid। this is called the Shirt sign। right answer is option 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, Cullen sign is a positive in rupture ectopic pregnancy and the Boy's sign is a positive in chronic tonsillitis। तो ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा राइट है ये पूछ रहे हैं। तो अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसके लिए दिए गए हैं स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, बोथ 1 इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, या स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आप लोग को क्या लगता है और क्या इसका राइट आंसर आएगा बताइए आप लोग खुद भी। कुलेन साइन आप लोग को किस में देखने को मिलता है एंड बॉयज साइन, कुलेन साइन आप लोग देखे होंगे मेनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी में या फिर कोलिसिस्टाइटिस में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसमें, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट। बॉयज साइन इसमें देखने को हमको नहीं मिलता है इन क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कुलेन साइन क्या है, कुलेन साइन इज ए डिस्कलरेशन एंड स्वेलिंग अराउंड द बेली बॉटम। इट इज़ ए यूजुअली अपेयर इन द कंजक्शन विद द सीरियस अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन, pancreatitis, ectopic pregnancy and the certain cancer are few of condition associated with the Cullen sign। ठीक है, किस में देखने को मिल रहा है अपन को, पैंक्रिटाइटिस में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एंड सर्टन कैंसर आर अ फ्यू ऑफ कंडीशन एसोसिएटेड विद कुलेन साइन। ठीक है, क्या इसमें डिस्कलरेशन दिखाई देता है अपन को ब्लूइश कलर का और साथ में स्वेलिंग रहती है अराउंड द बेली। ठीक है, तो इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं, इसमें हमको क्लियर दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम भी देख लीजिए आप लोग, टर्नर साइन एंड कुलेन साइन में डिफरेंस भी दिखाया गया है। तो इस तरह का साइन होता है ये कुलेन साइन। नेक्स्ट बॉयज साइन क्या होता है जो दिया गया है उसमें, टॉन्सिलाइटिस में दिखाई देता है क्या, नहीं। बॉयज साइन क्या है, हाइपरस्थीसिया इंक्रीज और अल्टर सेंसिटिविटी बिलो द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और द 12th रिब रीजन which can be a symptom in the acute cholecystitis, inflammation of the gallbladder। It is one of the many signs a medical provider may look for the during and the abdominal examination। ठीक है, तो दोनों साइन में डिफरेंस आप लोग देख लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट अप्रोप्रिएट रेजिमेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिसीज आर intellectual reaction, active exercise in open air in almost all kind of weather, and the nutritious unmedicinal food and drink,
एंड द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर। तो क्या क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रेजिमेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिसीज। राइट आंसर इज, क्या होगा इसका, क्या क्या करना चाहिए अपने को। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी करना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, A B C D। ठीक है, ABCD। इंटेलेक्चुअल रिएक्शन, एक्टिव एक्सरसाइज इन ओपन एयर इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ वेदर, न्यूट्रिशियस अनमेडिसिनल फूड एंड ड्रिंक्स एंड द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिड सिस्टोलिक मर्मर इन एडल्ट पेशेंट इज aortic stenosis, aortic regurgitation, pulmonary valve stenosis, and the mitral stenosis. The most common causes of mid-systolic murmur in adult patient is aortic stenosis. Right answer is option 1. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा सा इलाज कर लें क्या? ठीक है। A patient of epilepsy presented with sudden loss of postural muscle tone lasting 1 to 2 seconds. There was the brief impairment of consciousness but no post-ictal confusion. The most likely diagnosis is generalized tonic-clonic seizures, myoclonic seizures, atonic seizures and the focal sensory seizures. Question क्या है? A patient of epilepsy presented with sudden loss of postural muscle tone lasting 1 to 2 seconds. There was the brief impairment of the consciousness but no post-ictal confusion. The most likely diagnosis is, राइट आंसर क्या है? एटॉनिक सीजर है। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है? एटॉनिक सीजर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पेशेंट कम विद द सिम्टम ऑफ बर्निंग इन सोल्स एट नाइट इन द कॉन्टेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ द रूब्रिक अकॉर्डिंग टू कैंट रिपर्टरी में। तो कैंट रिपर्टरी में बर्निंग इन सोल्स एट नाइट, इसको अपन को अरेंज करना है। उस हमको कैसे मिलेगा कैंट रिपर्टरी में ये? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सट्रीमिटीज़ पेन बर्निंग लोअर लिम्ब फुट सोल नाइट, एक्सट्रीमिटीज़ बर्निंग पेन फुट सोल नाइट, एक्सट्रीमिटीज़ फुट सोल बर्निंग पेन नाइट, या एक्सट्रीमिटीज़ बर्निंग सोल नाइट एंड बर्निंग। तो राइट आंसर क्या आएगा? हमको ये किस सीक्वेंस में मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा एक्सट्रीमिटीज़, फिर पेन, फिर बर्निंग, फिर लोअर लिम्ब, फिर फुट एंड देन सोल एट नाइट। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, इन कैंट रिपर्टरी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड इज फॉलिकुलर कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी या लिम्फोमा। तो इसका राइट आंसर तो बहुत लोगों को पता होगा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है थायराइड ग्लैंड में? पेपिलरी कार्सिनोमा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर दिख रहा है आप लोग को? ठीक है। इन रिपर्टी ऑफ होम्योपैथी मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर कैंट विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर हैव गिवन रूब्रिक इन प्रिंकल्स। कहाँ पे मिलेगा अपन को? स्किन, जनरलिटीज, नोज या माइंड में। इन द रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथी मटेरिया मेडिका बाय कैंट विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर हैव गिवन रूब्रिक प्रिंकल्स। राइट आंसर क्या आएगा इसका? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए या बी में मिलेगा, या सी या डी, ए सी या बी डी में। तो हमको कहाँ में देखने को मिलेगा ये हमको स्किन और नोज़ में देखने को मिलेगा प्रिंकल्स। ठीक है, FRECKLES। ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा प्रिंटेड में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो प्रिंकल की स्पेलिंग क्या है? FRECKLES। तो हमको ये स्किन और नोज़ में देखने को मिलेगा इन कैंट रिपर्टरी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर एसोसिएटेड विद द टाइप 1 रिस्पिरेटरी फेलियर? ARDS, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ड्रग ओवरडोज, निमोनिया या ब्रेन स्टेम इंजुरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर एसोसिएटेड विद द टाइप 1 रिस्पिरेटरी फेलियर बोल रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए या बी में देखने को मिलेगा, या बी या सी, या ए या सी, या बी या डी। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3,
ए और सी में देखने को मिलेगा। ए क्या है, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड निमोनिया में अपन को टाइप 1 रिस्पिरेटरी फेलियर एसोसिएटेड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है। ये तो बड़े मज़ेदार हैं और इजी भी लग रहा है देख के। ठीक है, आप लोग बहुत सारे लोग इसका तो राइट आंसर बना लिए होंगे। मैच द फॉलोइंग है, तो चलिए मैच कर लेते हैं। ठीक है, मेंटल डिसीज, अल्टरनेटिंग डिसीज, इंडिस्पोजिशन एंड द इंटरमिटेंट फीवर। अनदर साइड है एफोरिज्म। तो एफोरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या दिया गया एफोरिज्म, 232, 210, 235 एंड एफोरिज्म नंबर 150। तो देखिए इंडिस्पोजिशन का तो आप सभी को पता है, ये क्या है 150 है। ठीक है, कुछ कुछ को आप लोग जो जो याद है उसको तो आप कम से कम मैच कर लेंगे तो आगे का आपसे बनते जाएगा। उसी तरह से देखते हैं मेंटल डिसीज़ का क्या है, 210 है। देखिए अब दो तो आप लोग का क्लियर हो गया, अब बचा है 2। ठीक है, तो अपन इसको भी मैच कर लेते हैं। किसको राइट आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, सेकंड का ए का हो गया सेकंड, बी का क्या आएगा अल्टरनेटिंग डिसीज़, एफोरिज्म नंबर 232 और इंटरमिटेंट फीवर का 235। तो ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया 2143। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, मेंटल डिसीज़ का हो गया एफोरिज्म नंबर 210, अल्टरनेटिंग डिसीज़ का एफोरिज्म नंबर 232, इंडिस्पोजिशन 150 एंड द इंटरमिटेंट फीवर एफोरिज्म नंबर 235। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मैचिंग के लिए दिया गया है सलाइवा के सिम्टम हैं और मेडिसिन है। पल्सेटिला, नाइट्रिक एसिड, इग्निशिया एंड काली बाइक्रोमियम। अनदर साइड इज सलाइवा के सिम्टम, बिस्किट सलाइवा, सोर सलाइवा, ब्लडी एंड द स्वीट सलाइवा। तो मैच करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसमें पल्सेटिला का सलाइवा कैसा रहता है, स्वीट सलाइवा रहता है। थर्स कैसे रहती है पल्सेटिला में, थर्सलेस थर्स रहती है। ठीक है, उसको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है, डेलिकेट रहती है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्या है, बी क्या दिया गया नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का कैसा था, ब्लडी सलाइवा रहता है। ठीक है, इग्नेशिया है, इग्नेशिया का कैसा रहेगा, इग्नेशिया का सोर सलाइवा रहेगा। और काली बाइक्रोमियम का बिस्किट सलाइवा रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया 4321। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पल्सेटिला का स्वीट सलाइवा, नाइट्रिक एसिड का ब्लडी, इग्नेशिया का हो गया सोर एंड द काली बाइक्रोमियम का बिस्किट सलाइवा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following rubrics from BBCR is not given in the mind section of the Canterbury? Which of the following rubrics from the Bonninghausen-Boger characteristic repertory is not given in the mind section of the Canterbury? Positiveness, playful, passionate and the professing. ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो कि कैंटरबरी माइंड सेक्शन में नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी पैसिनेट। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गिवन द बिलो टू स्टेटमेंट दिए गए हैं, एसेटन ए एंड एस रीजन आर। तो एसेटन क्या कह रहा है, क्रॉनिक एल्कोहल इंजेक्शन कॉजेज ए हिपेटिक स्टोसिस and the conversion of the acetate into the acetyl coenzyme contribute to fatty acid and triglyceride synthesis in the liver. एसेटन क्या है, कारण और कथन, इसी से कि अपन हिंदी में कहते हैं कारण और उसके पीछे जो कथन है वो कथन एंड कारण जिसे कहते हैं अपन वो ये है। ठीक है, तो क्रॉनिक एल्कोहल इंजेक्शन कॉजेज ए हिपेटिक स्टोसिस एंड द कन्वर्जन ऑफ एसीटेट इनटू द एसिटिल कोएंजाइम contributes to fatty acid and triglyceride synthesis in the liver. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से अपन को राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दोनों राइट हैं और आर क्या बोल रहे हैं इसमें, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बारे में ये कारण सही कहा गया है, जो कथन है उसका कारण सही बताया गया है। ठीक है, कारण सही है कथन का। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर
16। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पिलबर्ग क्राइटेरिया इज़ फॉर, बहुत बार देखे होंगे आप लोग ये क्वेश्चन। किसके लिए है क्राइटेरिया? फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस या सर्विक्स। तो राइट आंसर क्या है? ओवरी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। फॉलोइंग होम्योपैथी ड्रग्स आर ड्राइव फ्रॉम द यूफोरबेसिए फैमिली एक्सेप्ट क्रोटेलम टिग्लिनम, यूकेलिप्टस, एक्लेफका इंडिका एंड द जेट्रोफा क्यूरिकस। तो राइट मेडिसिन क्या है जो कि यूफोरबेसिए फैमिली से बिलोंग नहीं करती है? वो है यूकेलिप्टस ग्लोबस। ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? माइरिटेसिए फैमिली से बिलोंग करती है। बाकी सभी यूफोरबेसिए फैमिली से बिलोंग करती है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। यूकेलिप्टस ग्लोबलस इज ए ट्री ऑफ फैमिली, माइरिटेसिए फैमिली से बिलोंग करती है। द होम्योपैथी मदर टिंचर इज प्रिपेयर्ड बाय द इथेनॉलिक एक्सट्रैक्शन ऑफ द फ्रेश और द ड्राइड लीव्स ऑफ द यूकेलिप्टस ग्लोबुलस अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथी फार्माकोपिया। तो किस फैमिली से बिलोंग करती है? ये माइरिटेसिए फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मैलरीज बॉडीज आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? एक्यूट अपेंडिसाइटिस, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड द एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो मैलरीज बॉडीज आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। In which of the following chapter of therapeutic pocketbook prostate is mentioned in the urinary organ, यूरिन, मिक्चुरेशन या सेक्सुअल ऑर्गन? तो थेरापेटिक पॉकेट बुक में अपन को प्रोस्टेट कहाँ पे देखने को मिलेगा? यूरिनरी ऑर्गन में। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। पॉट डिसीजेज। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। पॉट डिसीज क्या है? ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द कैल्किनियम, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द रिब्स, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन एंड द मैलिग्नेंसी ऑफ द स्पाइन। तो राइट आंसर सभी को पता है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन को अपन पॉट डिसीज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। According to Dr. J.T. Kent, to short relief of the symptom in the acute disease because of structural changes and the organ are destroyed, very high grade inflammation action and the organ affected thereby the threatened, there is a latent organic condition present and the weak vital energy. शॉर्ट रिलीफ ऑफ द पेशेंट कौन सा ऑब्जर्वेशन था कैंट की उसमें? राइट क्या है वो? 6 नंबर का था। ठीक है, शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम ऑफ इन एक्यूट कंडीशन बिकॉज ऑफ क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 2, वेरी हाई ग्रेड इन्फ्लामेशन एक्शन एंड द ऑर्गन अफेक्टेड देयर बाय द थ्रेटेंड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपन। चलिए लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में। ठीक है, पहला क्या दिया गया है इसमें? प्लेजेंटा में डेवलप एज ए सेपरेट एंड नियरली इक्वल साइज डिस्क, वन और मोर स्मॉल lobes of placenta placed at the varying distance from the placental margin. ऑप्शन सी क्या है? सच टाइप ऑफ प्लेजेंटा इज ड्यू टू स्मॉलर क्रॉनिक प्लेट देन द बेसल प्लेट। एंड ऑप्शन डी डेवलप ड्यू टू द मिसिंग ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द प्लेजेंटल डिस्क। एंड अदर साइड लिस्ट 2 में क्या दिया गया है? प्लेजेंटा संचूरिया, प्लेजेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस एंड द प्लेजेंटा बिलोबेट एंड द प्लेजेंटा पिंस्टा स्ट्रेट। ठीक है, पिंस्टा स्ट्रेटा। तो इसको अपन को मैच करना है कंडीशन को। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा। सबसे पहला क्या है? प्लेजेंटा में डेवलप एज ए सेपरेट एंड नियरली इक्वल साइज डिस्क। तो ये है प्लेजेंटा एक्स्ट्रा कोलेरियलिस। ऑप्शन 1 मैच विथ ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्या है? वन और मोर स्मॉल लोब्स ऑफ प्लेजेंटा प्लेस एट वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेजेंटल मार्जिन, मैच विथ ऑप्शन 3। नेक्स्ट सी क्या है? सच टाइप ऑफ प्लेजेंटा इज ड्यू टू स्मॉलर क्रॉनिक प्लेट देन द बेसल प्लेट, ये मैच होगा ऑप्शन 1 से, प्लेजेंटा संचूरिया से। एंड नेक्स्ट है डेवलप ड्यू टू द मिसिंग ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ द प्लेजेंटल डिस्क, राइट मैच इज ऑप्शन डी से। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? 2, 3, 1, 4।
देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से और इन सब के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सटेंडेड sickness ऑफ बेनिफिट इज मैक्सिमम ऑफ पीरियड ऑफ 2 years, 3 years, 4 या 1 year। अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सटेंडेड sickness बेनिफिट इज ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितना है, 2 years है। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अ कोल्ड एब्सेस इज ए ऑलमोस्ट ऑलवेज ए सिक्वेल ऑफ ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन इन द बॉडी, commonly in the lymph node and the bone. Basal cell carcinoma is the most common malignant tumor of the eyelids. Commonest type of primary malignant tumor of thyroid is the follicular carcinoma, and the mallory viscous tear is a horizontal tear at the gastroduodenal junction. तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, क्या बी या सी सही है, ए या बी राइट है, या ए या डी, या सी या डी। तो करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। तो राइट स्टेटमेंट क्या है, इसमें ए और बी दोनों सही हैं, बाकी नहीं हैं। ए क्या दिया गया, कोल्ड एब्सेस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ए सिक्वेल ऑफ ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन इन द बॉडी, कॉमनली इन द लिम्फ नोड एंड द बोन। एंड ऑप्शन बी क्या दिया गया, बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द आईलिड्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, बाकी सी और डी नहीं हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द हेपेटाइटिस बी वायरस। DNA वायरस, इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 to 30 days, साइज ऑफ द वायरल पार्टिकल इज 27 नैनोमीटर, या कैरियर स्टेट इज प्रेजेंट एंड द इन्वलप्ड वायरस। तो क्या है हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है हमको। तो इसके लिए कथन सत्य क्या है, ए, डी और ई, मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन 1। ए क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस क्या है, DNA वायरस है, कैरियर स्टेट इसमें प्रेजेंट है, और इन्वलप्ड वायरस है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट इसके लिए रॉन्ग हैं। ठीक है, ऑप्शन बी एंड सी रॉन्ग हैं, बाकी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, डी और ई। क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच सेक्शन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स प्रोवाइड द रूल्स रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन ऑफ द क्वालिटी एंड द परसेंटेज ऑफ द इथाइल अल्कोहल। तो ये ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, अक्सर एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आता ही है इसमें से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए, 106A, 106B, 126A या 85F। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 2, 106B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मैनी एडिशन ऑफ एलेन्स की नोट हैज़ बीन ए कम्प्लीटेड बिफोर ही डाइड। कितने एडिशन उन्होंने कंप्लीट किए थे अपने डेथ से पहले, 3, 6 या 2 या 4 एडिशन। तो कितने एडिशन कंप्लीट किए थे, 2 एडिशन कंप्लीट कर लिए थे। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। This medicine has a specific place in the treatment of dysentery and the symptoms are worse by food and drink. Chalidonium, Promedium and the Bromium and the Lithium Corb। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्या है, दिस मेडिसिन हैज स्पेसिफिक प्लेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री एंड द सिम्टम आर वर्स बाय द फूड एंड ड्रिंक। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट इज द रिलेशन टू 11th नर्व पाल्सी के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमको बताना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहे हैं, बायलेटरल पैरालिसिस ऑफ द 11th नर्व रिजल्ट इन कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ द टंग। एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, स्पीच एंड सोलोइंग आर अफेक्टेड, टेस्ट एंड टच सेंसेशन आर एबनॉर्मल। तो इसमें से करेक्ट हमको बताना है, और ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग है। राइट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है, बायलेटरल पैरालिसिस ऑफ द
11th nerve result in the complete paralysis of the tongue. एंड स्टेटमेंट 2 क्या था, स्पीच एंड swallowing आर अफेक्टेड, टेस्ट एंड टच सेंसेशन आर एबनॉर्मल। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्लियर हो रहा है। वाइटल फोर्स क्रिएट्स लोकल अफेक्शन इन द क्रॉनिक डिसीज। वाइटल फोर्स क्रिएट ए लोकल अफेक्शन इन क्रॉनिक डिसीज टू डिमिनिश द पावर ऑफ इंटरनल डिसीज, टू क्योर द इंटरनल डिसीज, to silence the internal disease of the sometimes and in response to antipathic treatment। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है या कौन सा आंसर राइट है ये हमको बताना है। तो राइट आंसर क्या है, टू साइलेंट द इंटरनल डिसीज फॉर समटाइम्स। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। वाइटल फोर्स क्रिएट ए लोकल अफेक्शन इन क्रॉनिक डिसीज टू साइलेंस द इंटरनल डिसीज फॉर समटाइम्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। स्टेलवैक साइन इज रिलेटेड टू टेस्टिकुलर एट्रोफी, प्राइमरी टॉक्सिक ग्वाइटर एंड द हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या अपेंडिकुलर लंप। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन 2, प्राइमरी टॉक्सिक ग्वाइटर। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। स्टेलवैक साइन क्या है, इट इज़ ए साइन ऑफ इनफ्रीक्वेंट और इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग एसोसिएटेड विद द एक्सोथैलमस और ग्रेव ऑर्बिटोपैथी। क्या है, इनफ्रीक्वेंट और इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग एसोसिएटेड विद एक्सोथैलमस और ग्रेव ऑर्बिटोपैथी। इट इज़ ए accompanied by the Dalrymple sign and which is a retraction of the upper eyelid resulting in apparent winding of the palpebral opening। तो इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं ऑक्यूलर साइन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। तो इसमें अपन को स्टेलवैक साइन दिखाई दे रहा है। नंबर 3 में आप लोग देखिए, स्टेरिंग लुक विद द इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। तो ये है स्टेलवैक साइन जो कि अपन को प्राइमरी टॉक्सिक ग्वाइटर में देखने को मिलता है। और वो कौन कौन से साइन है इसके अलावा देखिए, डैलरिम्पल साइन क्या है, रिम ऑफ द स्क्लेरा इज ए सीन ऑल अराउंड द कॉर्निया ऑन लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्या है, जॉफ्री साइन क्या है, लैक ऑफ ब्रिंकिंग ऑफ द फोरहेड व्हेन ए पेशेंट लुक ए अपवर्ड। अनदर साइन क्या है, मोबियस साइन, लैक ऑफ कन्वर्जेंस ऑन द लुकिंग एट नियर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये साइन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टेलवैक साइन क्या है, स्टेरिंग लुक विद द इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है। तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में क्या है, रूब्रिक्स दिए गए हैं एंड अदर साइड क्या है, चैप्टर इन BBCR, बोगर बोनिंगहसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी। तो ये सारे रूब्रिक्स हमको BBCR में कहाँ पे देखने को मिलेगा, इससे अपन को मैच करना है। तो सबसे पहला क्या है, होम सिकनेस, लुम्ब्रिकॉइड्स, इबुलिशन, इपिलेप्सी। अनदर साइड क्या दिया गया, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल्स, सर्कुलेशन, माइंड एंड स्टूल। तो ये बहुत ईजी है और आप लोग बहुत लोग इसका आंसर राइट बनाए होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, होम सिकनेस हमको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए मैच विथ ऑप्शन 3, माइंड में देखने को मिलेगा। लुम्ब्रिकॉइड्स कहाँ देखने को मिलेगा, ये स्टूल में देखने को मिलेगा। इब्यूलेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, सर्कुलेशन में। एंड एपिलेप्सी, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल में। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, 3 4 2 1। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, 3 4 2 1। होम सिकनेस माइंड में देखने को मिलेगा, लुम्ब्रिकॉइड्स स्टूल में, इब्यूलेशन सर्कुलेशन में देखने को मिलेगा, एंड एपिलेप्सी सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अरेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोनोग्राफ अकॉर्डिंग टू देयर क्रोनोकोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। यदि आप लोग इसके ये याद कर लिए होंगे अच्छे से, तो कितने नंबर ऑफ मोनोग्राफ में, फर्स्ट में कितना था 180, फिर 100 है ना। तो इस तरह से आप लोग अगर याद कर लिए होंगे तो इसको सीक्वेंस में जमाना आप लोग के लिए बहुत ईजी हो गया होगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया, 114, 107, 101, 104 एंड द 100। तो इसको राइट सीक्वेंस में अपन को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सबसे पहले क्या होता है 180, उसके बाद आता है 100। ठीक है, तो ये आएगा सबसे पहले ई। उसके बाद क्या आएगा, 180 के बाद आता है 100, उसके बाद आता है 107। ठीक है, तो बी, ई के बाद आएगा बी। उसके बाद क्या आएगा ए, 114,
उसके बाद आएगा 114 के बाद आएगा 104 और उसके बाद आएगा 101। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? EBADC। ठीक है, EBAD फिर C। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट सीक्वेंस यही रहेगा EBADC। सबसे पहले 100 आएगा, उसके बाद 107 आएगा, फिर 114 आएगा, उसके बाद 104 एंड लास्ट में 101। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा आने वाले कभी भी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। Pulsatile liver can be seen in aortic regurgitation, mitral regurgitation, tricuspid regurgitation, and the pulmonary regurgitation. Pulsatile liver can be seen in tricuspid regurgitation. Right answer is option 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्या है? लेंथ ऑफ द बोन इंक्रीज बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल्स एट epiphyseal plate, epiphysis, diaphysis, and the periosteum. Length of the bone increase by the multiplication of the cells at the epiphyseal plate. Right answer is option 1. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following rubric is not mentioned in the generalities chapter of the Canterbury? इनमें से कौन सा रूब्रिक है जो कैंटरबरी में जनरलिटीज़ में हमको देखने को नहीं मिलता है? नर्सिंग चिल्ड्रंस, ओल्ड पीपल, मेनोपॉज एंड द स्टूप शोल्डर। तो राइट आंसर क्या है? मेनोपॉज। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, मेनोपॉज। ये हमको किस में देखने को मिलेगा? राइट आंसर अगर किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, मेनोपॉज हमको किस में देखने को मिलेगा? इन कैंटरबरी में। बाकी सभी इसमें जनरलिटीज़ में देखने को मिलेगा, लेकिन मेनोपॉज इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और राइट आंसर जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। लिम्फ कैपिलरीज आर absent इन ऑल एक्सेप्ट epidermis, dermis, bone marrow एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज। लिम्फ कैपिलरीज आर absent इन ऑल, सभी में absent रहता है एक्सेप्ट वन। किस में नहीं, किस में प्रेजेंट रहता है? मीन्स epidermis, dermis, bone marrow एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो डर्मिस में प्रेजेंट रहता है, बाकी सब में absent रहेगा। ठीक है, लिम्फ नोड इस सब में हमको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। फिर से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आप लोग को? ये ठीक है ना? ठीक है, लिस्ट 1 में क्या है? डिसीज़ दिया गया है, सेकेंड साइड क्या है? एंटीबॉडीज़ हैं। तो डिसीज़ और उसके एंटीबॉडीज़ को अपन मैच करेंगे। पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, गुड पास्चर सिंड्रोम, स्मॉल वेसल्स वेस्कुलाइटिस एंड द SLE। अनदर साइड है ANA, ASOT, anti-GBM एंटीबॉडी एंड द PANCA। तो चलिए सबसे पहले इसको मैच करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या आएगा? पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमको कौन सा एंटीबॉडीज़ है? ASOT। नेक्स्ट क्या है? गुड पास्चर सिंड्रोम, anti-GBM एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेगा। स्मॉल वेसल्स वेस्कुलाइटिस PANCA एंड SLE में ANA। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? 2, 3, 4 एंड 1। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 2, 3, 4 एंड 1। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट फाइंडिंग आर फाउंड ड्यूरिंग एन एक्यूट एपिसोड ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा? Which of the following pulmonary function test finding are found during an acute episode of bronchial asthma? Decrease peak expiratory flow rate PEFR, decrease FEV1, increase FEV1 by the FVC ratio and decrease FEV1 by ratio of FVC ratio। तो इसमें अपन को राइट आंसर चूज़ करना है, इसमें से क्या सही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन 4, A, B एंड D ओनली राइट है। A, B एंड D ओनली राइट है। ठीक है, C इसमें राइट नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द मेडिसिन फॉर डिसेक्टिंग वुंड इंसेक्ट स्टिंग बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन इज
Salicia, Thuja, Crotellus horridus, and the Antimptar. The medicine for dissecting wound. Insect inside, insect stings, bad effect of vaccination. तो राइट आंसर क्या है इसकी, कौन सी मेडिसिन है? क्रोटेलस हॉरिडस. राइट आंसर इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41. डिस्टिंक्ट कॉन्शियसनेस ऑफ द हार्ट इफ फील्स टायर्ड एज इफ enlarged, pulsating constant in ear, preventing sleep are the symptom of which medicine? Pyrogenum, Natrium Gelsemium, and the Digitalis purpura. Distinct consciousness of the heart. It feels tired as if enlarged. Pulsating constant in the ears, preventing sleep are the symptom of which medicine? राइट मेडिसिन क्या है? पायरोजिनम. ये सिम्टम हमको पायरोजिनम में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following repertory in which abdomen is mentioned as the first chapter? Which of the following repertory which the abdomen is mentioned as the first chapter, जिसमें कि एब्डोमन फर्स्ट चैप्टर में हो तो वो कौन सी रिपर्टरी है? क्या क्या रिपर्टरी के नाम दिए गए हैं? अ सिनेप्टिक की ऑफ द मटेरिया मेडिका, सिंथेटिक रिपर्टरी बाय द बार्थल एंड क्लुंकर, रिपर्टरी ऑफ हियरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ और मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर नर, एंड द कंसाइज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन बाय डॉक्टर एस आर पाठक. तो एब्डोमन चैप्टर सबसे पहले हमको किस रिपर्टरी में देखने को मिलेगा? अ कंसाइज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन बाय डॉक्टर एस आर पाठक. राइट आंसर इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग नोसोड्स हैव ए प्रीडोमिनेंटली हेमरेजिक टेंडेंसी? इनमें से कौन सी मेडिसिन है जिसमें नोसोड है जिसमें कि हेमरेजिक टेंडेंसी हमको देखने को मिलेगा? इलेप्स कोरिलिनम, बोविस्टर लाइकोपेड्रॉन, सिकल कॉर या लेकेसिस. तो राइट मेडिसिन कौन सी है? सिकल कॉर. ये एक नोसोड भी है, साथ ही साथ इसमें हमको हेमरेजिक टेंडेंसी भी देखने को मिलेगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग रूब्रिक इज ए नॉट गिवन इन द सेक्शन ऑफ फेस बोनिंग-हसन थेरापेटिक पॉकेट बुक? विच ऑफ द फॉलोइंग रूब्रिक इज ए नॉट गिवन इन सेक्शन ऑफ फेस ऑफ बोनिंग-हसन थेरापेटिक पॉकेट बुक? कोमेडॉन्स, yellow saddle across upper part of the cheeks and nose, and the drawn and the parotid gland. तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4 पैरोटिड ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45. अल्टरनेटिंग डिसीज आर क्रॉनिक डिसीज कॉज बाय द सोरा along with the sometimes complicated with the syphilitic miasm, sora along with the sometimes complicated with the psychotic miasm, and the sora alone or complicated with syphilitic and psychotic miasm. So alternating disease are chronic disease caused by the sora alone or sometimes complicated with the syphilitic miasm. Right answer is option 2. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46. Treatment of followed in the mental disease resulting from the corporeal maladies will be the sensible advice, psychical remedies, display of confidence, friendly exhortation along with the appropriate diet and regimen, acute non-antisoric medicines followed by the antisoric medicine, and the antisoric medicine regulated mode of life along with the auxiliary mental regimen. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन. क्वेश्चन क्या था? ट्रीटमेंट फॉलोड इन द मेंटल डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉर्पोरियल मेलेडीज. तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? राइट आंसर है ऑप्शन 4, डी ओनली राइट है. एंटीसोरिक मेडिसिन रेगुलेटेड मोड ऑफ लाइफ अलॉन्ग विद द एक्सिलरी मेंटल रेजिमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47. हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सॉ द नेसेसिटी ऑफ द प्रूविंग मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग? ठीक है, हैनीमन, ब्रोसेसे, एल्बर्ट वॉन हेलर एंड द ग्रिसलिज. हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सॉ द नेसेसिटी ऑफ द प्रूविंग ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग? वो कौन सबसे पहले थे जिन्होंने को ज़रूरत लगी कि ह्यूमन बींग पे मेडिसिन को प्रूव करना चाहिए? तो वो कौन थे? एल्बर्ट वॉन हेलर. राइट आंसर इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48. Rhinitis plastica is the pattern of which of the following condition? Acute gastritis, gastric carcinoma, and the chronic gastritis and the gastric polyp. तो rhinitis plastica is the pattern of which of the following condition? ये पैटर्न हमको किस में देखने को मिलेगा? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में.
राइट आंसर इज ऑप्शन 2। लिनिटिस प्लास्टिका क्या है? लिनिटिस प्लास्टिका इज a type of adenocarcinoma. Adenocarcinoma is the most common form of the stomach cancer. Linetis plastica is spread to the muscles of the stomach wall and make it is a thicker and more rigid. This means that the stomach cannot hold as much and doesn't stretch or move as it should when you are digested food. ठीक है, ये एक तरह का एडिनोकार्सिनोमा है और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टमक कैंसर है। क्या होता है इसमें? स्प्रेड टू द मसल्स ऑफ द स्टमक वॉल एंड मेक इट इज़ ए थिकर एंड मोर रिजिड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? दिस मीन्स दैट द स्टमक कैन नॉट होल्ड एज मच एंड डजेंट स्ट्रेच और मूव एज इट इज शुड व्हेन यू आर डाइजेस्टेड फूड। तो इसको अपन कहेंगे लिनिटिस प्लास्टिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। द डाइटरी फैक्टर विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ नेफ्रोलिथियासिस इज एनिमल प्रोटीन, ऑक्जिलेट, सोडियम या फाइलेट। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4 फाइलेट। द डाइटरी फैक्टर विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ नेफ्रोलिथियासिस इज फाइलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए, what is the disadvantage of external application of homeopathy medicine along with the internal dose of medicine as given in 5th edition of Organon of Medicine? What is the disadvantage of the external application of homeopathy medicine along with the internal dose of medicine as given in the 5th edition of Organon of Medicine? Many new symptoms appear after the disappearances of the original symptom. Local symptom will disappear sooner than the internal disease. Duration of treatment will be prolonged due to slow recovery या डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग द पोटेंसी एंड डोज ऑफ द मेडिसिन। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है, ये हमको चूज़ करना है इसमें। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसका, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। लोकल सिम्टम विल डिसअपियर सूनर देन द इंटरनल डिसीज। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन अलॉन्ग विद द इंटरनल, यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ यदि हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं अकॉर्डिंग टू 5th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, तो इसके लिए क्या हो सकता है? लोकल सिम्टम विल डिसअपियर सूनर देन द इंटरनल डिसीज़। ठीक है, बाहरी जो एक्सटर्नल अपने को डिसीज़ दिखाई दे रहा है एक्सटर्नल एप्लीकेशन की वजह से वो तो डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन जो इंटरनल डिसीज़ है वो रहेगा। ठीक है, तो वो बाद में जाएगा, पहले एक्सटर्नल डिसीज़ है वो पहले ठीक हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 51। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विच ऑफ द फॉलोइंग डेक्सा स्कैन फाइंडिंग क्वालिफाई एज द डेफिनेशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस? T score less than 0.5 in lumbar spine, T score less than 1 point in lumbar spine, T score less than 1.5 in lumbar spine या T score less than 2.5 in lumbar spine। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 T score less than 2.5 in lumbar spine। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। %80 of alcohol concentration is equal to 60% OP, 60 डिग्री OP, 40 या 30। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन 3 40। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस among the athletes, the most effective approaches to be a mitigate the rise in the core temperature is fluid ingestion, wetting the body, fanning the body and uncovering the body। ठीक है, for the prevention of heat related illness among the athletes, the most effective approaches in the mitigate the rise in the core temperature is the राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन 1 फ्लूइड इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इफ वन चाइल्ड रिसीव ऑल द डोज ऑफ विटामिन ए एज पर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सिंस द बर्थ टिल 5 years of age, he or she will the receive a total vitamin A of
ठीक है, क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिए आप लोग। इफ़ वन चाइल्ड रिसीव ऑल डोजेज ऑफ विटामिन ए एज पर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सिंस द बर्थ, सारे डोज ले चुका है वो बेबी, विटामिन ए के जितने भी डोजेज होते हैं टिल द 5 ईयर ऑफ एज, ही शी विल रिसीव ए टोटल अमाउंट ऑफ विटामिन ए। तो कितना उसने विटामिन ए का डोज लिया ये हमको बताना है, 50 ml, 16, 17 या 18। तो कितने ml ले चुके हैं वो बेबी, 17 ml। ठीक है, सारे डोज मिला करके टोटल हो गए इसमें 70 ml। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 55। सब एक्नाइड स्पेस एक्सटेंड अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द विच वर्टिब्रा, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, सेकेंड सैक्रल या फर्स्ट सैक्रल। सब एक्नाइड स्पेस एक्सटेंड अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द विच वर्टिब्रा। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, सेकेंड सैक्रल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 सॉरी। टेंडो एक्लिस is the mention in the which of the following section of therapeutic pocketbook, लोअर एक्सट्रीमिटी, सेंसेशन, स्किन या एग्रावेशन। तो कहाँ देखने को मिलेगा हमको ये, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। हार्मोन्स दैट यूज ए रिसेप्टर, ट्रायोसिन काइनेस सिंगलिंग, लैप्टिन, एसीजी, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या ग्लूकेगॉन। हार्मोन दैट यूज ए रिसेप्टर, ट्रायोसिन काइनेस सिंगलिंग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन 1 लैप्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। हार्मोन्स दैट आर यूज इन रिसेप्टर इन ट्रायोसिन काइनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। इन BBCR अंडर द एग्रावेशन एंड एमुलरेशन इन जनरल्स chapter, which of the following rubric is a mention? Influenza, uric acid diathesis, hemophilia and the anemia. In BBCR the aggravation and amelioration के अंतर्गत कौन कौन से rubrics इसके अंतर्गत आते हैं ये हमको बताना है इसमें। तो कौन कौन से आते हैं, ओनली यूरिक एसिड डायथेसिस। ठीक है, एग्रावेशन एंड एमुलेशन के अंतर्गत सिर्फ यूरिक एसिड डायथेसिस आता है, बाकी सभी नहीं आते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। द आर्टरी कॉमनली इंज्योर्ड इन द एक्स्ट्राड्यूलर हेमरेजेस, ब्रेकियल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी एंड द लेंटिकुलोस्टेट आर्टरी। तो कौन सी आर्टरी जनरली इंज्योर्ड होती है? राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन 2 मिडिल मेनिंजियल आर्टरी कॉमनली इंज्योर्ड होती है एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज के टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देयर आर स्मॉल बाइलेटरली कंप्रेस्ड विंगलेस insect with the hard chitinous exoskeleton and the covered with the backwardly directed strong bristles. These are the feature of which of the vector? Sand flea, fleas, testacea flies and the ticks. ठीक है, क्या है क्वेश्चंस? देयर आर स्मॉल बाइलेटरली कंप्रेस्ड wingless insect with the hard chitinous exoskeleton and the covered with the backwardly directed strong the bristles. These are the feature of the which vector? तो ये हमको किस में देखने को मिलेगा? प्लीज में। ठीक है, स्मॉल बाइलेटरी कंप्रेस विंगलेस इंसेक्ट विद द हार्ड चिटिनस एक्सोस्केलेटन। तो ये सारे फीचर हैं इसके फ्ली के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। द मोस्ट prolific source of all the innumerable named or unnamed chronic maladies under the which of the mankind groans is sora, psychosis, syphilis या external mode of the treatment? Right answer is option 4 external mode of the treatment. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हैं, ये तो बड़े मज़ेदार होते हैं। तो चलिए देखते हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। विल्म्स ट्यूमर, फाइब्रोएडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, सीरोसिस्टिक डिसीज ऑफ द बॉडी, सिस्टिक हाइग्रोमा। अनदर साइड क्या है? कंजेनाइटल लिम्फेंजिनोमा, फ्लोटिंग ट्यूमर्स, नेफ्रोब्लास्टोमा एंड द सिस्टोसार्कोमा फाइलॉइड्स। तो चलिए इसको मैच करते हैं।
तो सबसे पहले क्या आएगा विल्म्स ट्यूमर नेफ्रोब्लास्टोमा में, ऑप्शन 1 विथ ऑप्शन 3। सेकंड क्या है फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट फ्लोटिंग ट्यूमर्स। सीरोसिस्टिक डिसीज ऑफ द बॉडीज है सिस्टोसार्कोमा फेलॉइड्स, ऑप्शन सी मैच विद ऑप्शन 4। एंड सिस्टिक हाइग्रोमा है ऑप्शन मैच विद ऑप्शन 1 कंजेनाइटल लिम्फेंजियोमा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1। 3 2 4 1। विल्म्स ट्यूमर का क्या है नेफ्रोब्लास्टोमा, फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट का है फ्लोटिंग ट्यूमर्स, सीरोसिस्टिक डिसीज ऑफ द बॉडीज का है सिस्टोसार्कोमा फेलॉइड्स, एंड द सिस्टिक हाइग्रोमा का है कंजेनाइटल लिम्फेंजियोमा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग अच्छे से एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। व्हेन द टोटल वेट ऑफ द ड्रग टू द सैंपल इज लेस देन 10 kg, द फाइनल ऑफिशियल सैंपल वेट लेस देन 50 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 125 ग्राम एंड 100 ग्राम। क्वेश्चन क्या है फिर से देखिए एक बार। व्हेन द टोटल वेट ऑफ द ड्रग टू बी ए सैंपल इज लेस देन 10 kg, द फाइनल ऑफिशियल सैंपल वेट लेस देन द 125 gram. Right answer is option 3. Next question is question number 64. In Canterbury, the cross references given for the rubric resolute is a remorse, repulsive, courageous and the careless. In Canterbury, the cross reference given for the rubric resolute के लिए कौन सा rubric है, तो वो है courageous. Right answer is option 3. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। फॉलोइंग होम्योपैथी ड्रग आर प्रिपेयर्ड अंडर द क्लास 5A ऑफ द ओल्ड हैनीमन मेथड एक्सेप्ट पूछा गया है। ठीक है, ओल्ड हैनीमन मेथड में क्लास 5A के अंतर्गत सभी मेडिसिन आती हैं, इनमें से वो एक कौन सी मेडिसिन है जो इसके अंतर्गत नहीं आती है। एसिडम एसिटिकम, अमोनियम म्यूरेटिकम, एसिड बेंजोइकम या अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो एक्सेप्ट पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या है, वो कौन सा है जो 5A के अंतर्गत नहीं आता है, वो एसिड बेंजोइकम है। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ PCOS पेशेंट। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पेशेंट में इनमें से कौन सा टर्म रिस्क नहीं है, या कौन सी डिसीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस, डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन या मिसकैरिएज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ PCOS पेशेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क नहीं रहता है, तो राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन 4 मिसकैरिएज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। विच among the following is a false regarding the homeopathy aggravation in acute or chronic disease? Slight aggravation is always seen even when very small dose given owing to superior power of the medicine. Homeopathy aggravation seen in the first few hours after the administration of medicine in acute as well as the chronic disease. Slight aggravation is a good prognostic feature in the acute disease, and smaller the dose, lesser will be the aggravation. तो इनमें से क्या बोल रहे हैं, फॉल्स रिगार्डिंग द होम्योपैथी एग्रावेशन इन एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़। तो इनमें से कौन सा है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हमको बताना है। तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर बी स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सही है बोल रहे हैं। स्टेटमेंट बी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखा कीजिए कभी भी। तो क्या है स्टेटमेंट, होम्योपैथी एग्रावेशन सीन इन द फर्स्ट फ्यू आवर आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन एक्यूट एज वेल एज इन द क्रॉनिक डिसीज़। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, रेटल स्नेक मिले रॉट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द रूटा, एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द एलम रूट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द सेनेगा। तो ये स्टेटमेंट अपन को बताना है कि दोनों में से स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है फ्रेंड्स। ठीक है, रूटा का कॉमन नेम क्या होता है, रीव होता है, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं उसको, हर्ब ऑफ ग्रेस भी कहते हैं, और सेनेका का कॉमन नेम है स्नैक रूट। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन नेम दोनों के रॉन्ग हैं। ये रूटा का क्या है, रीव है, और रूटिएसी फैमिली से बिलोंग करती है, और सेनेका का है स्नैक रूट। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके लिए रॉन्ग हैं। क्या दिया गया इसमें, कॉमन नेम है रूटा का रीव, कॉमन रीव, और हर्ब ऑफ ग्रेस भी कहते हैं इसे,
इट इज़ ए स्पीसीज ऑफ द रूटा ग्रोन ऑन एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट एंड हर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेनेगा का है स्नैक रूट, और ये किससे प्रिपेयर की जाती है, रूट से प्रिपेयर की जाती है। सेनेगा इज़ ए यूज फॉर द स्वेलिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द थ्रोट, nose and chest, for the lung condition including the asthma, chronic bronchitis and the emphysema, and for the rattlesnake bite. It is also used to cause sweating, increase the saliva, loosen the phlegm and the cleanse the bowel. तो ये इसके कॉमन फंक्शंस सेनेगा मेडिसिन के। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके लिए रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। अ विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट वॉज ब्रॉट टू emergency in the following state. The patient was semi-conscious, losing in bed and fearful of being touched. Head was a hot and cold body. The most likely indicated medicine is arsenic album, aconite, arnica या रस्टॉक्स। ठीक है, अपन क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट देखते हैं। A victim of road accident was brought to the emergency in the following state. The patient was semi-conscious, tossing in a bed in fearful of being touched. Head was hot and cold body. The most likely indicated medicine। ठीक है, एक एक्सीडेंट केस हुआ है जिसमें पेशेंट सेमी कॉन्शियस है, उसको बेड में फियर लग रहा है और हार्ड लग रहा है। ठीक है, और बेड में वो लेटना नहीं चाह रहा है। हेड इसका है हॉट है और बॉडी कोल्ड है, तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन है? ये सिम्टम को किस मेडिसिन में देखने को मिलेगा? आर्निका। ठीक है, और भी मेडिसिन है, बैप्टीसिया है, पायरोजिनम है, ये सिम्टम के लिए। ठीक है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकते हैं, पर इस कंडीशन में हमको ये मेडिसिन अभी सूटेबल लग रही है। ठीक है, हेड हॉट है एंड बॉडी कोल्ड है, साथ ही साथ पेशेंट सेमी कॉन्शियस है, एंड द टोसिंग इन द बेड एंड फियरफुल ऑफ बीइंग ए टच। तो टच करने से उसको फियर हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम हमको आनिका में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, तो लिस्ट 1 में क्या दिए गए? निश्चय, अंतरा प्रोग्राम, छाया एंड द प्रोजेस्टेट। नदर साइड क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, सेंटोक्रोमन, होम बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट किट, थर्ड जनरेशन ऑफ IUD एंड द कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्टेबल MPA। तो इसको मैच करना है अपन को। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। सबसे पहला क्या आएगा? निश्चय क्या है? होम बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट किट। ऑप्शन ए मैच विथ ऑप्शन 2। फिर क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन बी अंतरा प्रोग्राम क्या है? अंतारा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्टेबल MPA। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। 2 मैच विथ ऑप्शन 4। छाया क्या है? छाया है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, सेंट क्रोमेमैन। ऑप्शन 1 से मैच होगा। एंड प्रोजेस्टेट क्या है? ये है थर्ड जनरेशन IUD। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन 3। 2 4 1 3। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग अच्छे से इसको। राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्लियर है आप लोग को? दोज मेडिसिन विथ अल्टरनेटिंग एक्शन व्हेन द फर्स्ट डोज डज नॉट एक्ट इवन आफ्टर द बीइंग ए सिमिलिमम, व्हाट शुड बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट? क्या बोल रहे हैं? दोज मेडिसिन विद द अल्टरनेटिंग एक्शन व्हेन द फर्स्ट डोज डज नॉट एक्ट इवन आफ्टर बीइंग ए सिमिलिमम, व्हाट शुड बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट? तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? गिव ए डोज स्लाइटली इंक्रीजिंग पोटेंसी, गिव ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, वेट विदाउट गिविंग ए मेडिसिन फॉर सम टाइम्स, या गिव ए अनदर इक्वली स्मॉल डोज ऑफ द सेम मेडिसिन। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में अपन करेंगे गिव ए अनदर इक्वली स्मॉल डोज ऑफ द सेम मेडिसिन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे हैं इसमें? प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इफ द पायराथायरॉयड हार्मोन लेवल इज एलिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपरकैलेमिया एंड द familial hypocaloric hyperkalemia FHH can have a similar biochemical picture to primary hyperparathyroidism but typically have low urine calcium excretion। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है ये हमको बताना है, राइट है या रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट राइट हैं अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इज मोस्ट लाइकली diagnosis if parathyroid hormone level is elevated in the presence of hyperkalemia and the familial hypocaloric
hyperkalemia can have a similar biochemical picture to primary hyperthyroidism but they typically have low urine calcium excretion। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह राइट है। राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। The apparent symptom caused by excess of homeopathy medicine will soon disappear when the medicine is discontinued is called the drug dyscharisia, secondary symptom, सेंचिन सिम्टम या फिजियोलॉजिकल सिम्टम। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन 3 सेंचिन सिम्टम। ठीक है, तो ये सभी को पता है एक्सेस ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। ईयरली फीचर ऑफ कोलिस्टेसिस। ठीक है, ज़ेंथिलिज्मा, डार्क यूरिन, पेल स्टूल्स, प्यूरिटस या ज़ेंथोमास। तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें? अपन को बताना है ईयरली फीचर अपन को क्या क्या दिखाई देगा इसमें। तो राइट, सबसे पहले अपन को दिखेगा डार्क यूरिन नंबर 1 पे। ठीक है, सबसे पहले दिखेगा डार्क यूरिन, फिर क्या दिखाई देगा? फिर पेल स्टूल दिखाई देगा, सेकेंड वन, फिर थर्ड वन क्या दिखाई देगा अपन को इसमें? ज़ेंथोमास। ठीक है, तो ये तीनों सिम्टम इसमें ईयरली फीचर दिखाई देंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। बाकी नहीं दिखेंगे इसमें ज़ेंथिलिज्मा एंड द प्यूरिटस, ये सिम्टम हमको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले डार्क यूरिन, फिर पेल स्टूल्स, फिर ज़ेंथोमास, ये तीनों फीचर अपन को ईयरली साइन इसमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। कॉडा इक्विना सिंड्रोम इंक्लूड्स डिफिकल्टी विद द मिक्चुरेशन, सैडल एनेस्थीसिया, normal gait, loss of anal sphincter tone or the facial incontinence। Choose the most appropriate answer from the option given below। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कॉडा इक्विना सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम इंक्लूडेड रहते हैं। तो इसमें रहेगा सबसे पहले डिफ़िकल्ट विथ मिक्चुरेशन रहेगा सबसे पहले नंबर 1 ए। फिर रहेगा इसमें सैडल एनेस्थीसिया एंड द लॉस ऑफ एनल स्फिंक्टर टोन और द फेशियल इनकंटिनेंस। ठीक है, फीकल इनकंटिनेंस है, सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमको देखने को नहीं मिलेगा। डिफ़िकल्टी विद द मिक्चुरेशन, सैडल एनेस्थीसिया एंड द लॉस ऑफ एनल स्फिंक्टर टोन और द फीकल इनकंटिनेंस, ये सारे फीचर अपन को इसमें देखने को मिलेंगे क्वाडा इक्विना सिंड्रोम में। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। एल्कोहल वॉज फर्स्ट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन बाय पर्सियंस, रसियंस, हैनीमन या बुचलॉज। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन 3 हैनीमन ने सबसे पहले यूज़ किया था अल्कोहल को फर्स्ट टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। पैरासेंटेसिस thoracic is the usually done in which space of the mid axillary line? 5th intercostal, 6th intercostal, 7th या 8th। तो राइट आंसर क्या आएगा? 8th intercostal। पैरासिंथेसिस thoracic is usually done in which space of the mid axillary line? 8th intercostal space। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? Calazion is a chronic granulomatous inflammation of the meibomian gland. Retinoblastoma is associated with the mutation in the BRCA gene, and the ventral conjunctivitis is a form of the viral conjunctivitis usually aggravated in the rainy season, and the acute angle closure glaucoma usually occur in the older, often the hypermetropic patient, and blood in the anterior chamber of the eye is called the हाइफीमा। ठीक है, तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट राइट है ये हमको बताना है। तो इसमें से कौन कौन से राइट है? ए, डी, ई राइट है। ए, डी एंड ई राइट है। ए क्या है? कैलेजियन इज ए क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड। एंड डी क्या है? Acute angle closure glaucoma usually occur in the older, often the hypermetropic patient, and the blood in the anterior chamber of the eye is called the hypemia। तो बाकी स्टेटमेंट इसके लिए रॉन्ग है, बोल रहे हैं ओनली ए, डी, ई राइट है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। इसमें असर्टेन एंड रीजन के क्वेश्चन दिए गए, मतलब कथन एवं कारण। तो कथन क्या बोल रहा है? असर्टेन estimation of the serum prostatic specific antigen PSA, serum prostate specific antigen, is done in suspected prostate cancer cases,
एंड द रीज़न क्या है, इन प्रोस्टेट कैंसर ओनली द PSA लेवल इज़ ए हाई, सो दिस टेस्ट इज़ ए कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, अपन एस्टिमेशन या टेस्ट किए सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यदि डायग्नोसिस में आ गया तो अपन ये कंफर्म कर सकते हैं क्या, इसी टेस्ट से ही, कि इन पेशेंट को प्रोस्टेटिक कैंसर है। तो जो कथन है और एक कारण दिया गया है, क्या ये दोनों सही है। कथन कह रहा है कि ये जो टेस्ट है ये कंफर्म करता है सस्पेक्टेड पेशेंट को कि उनको प्रोस्टेटिक कैंसर हो सकता है, और कारण क्या कहा गया है कि ये जो टेस्ट है यही कंफर्म कर देता है कि पेशेंट को प्रोस्टेटिक कैंसर है। तो जो कथन है, जो कथन कहा गया है कि सस्पेक्टेड हो सकता है, तो वो सही है, लेकिन इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो कारण गलत है। ठीक है, इसी टेस्ट से अपन ओनली कंफर्म नहीं कर सकते कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है। ठीक है, और भी टेस्ट होते होंगे, और भी डायग्नोसिस होती होगी, पर इसी टेस्ट से ओनली अपन ये नहीं कह सकते। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हाउ विल जॉली बॉडीज आर सीन इन विच ऑफ द कंडीशन, पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी, लिवर डिसीज, थैलीसीमिया या माइक्रो एंजियोपैथी। तो ये हमको किस में देखने को मिलेगा, पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हर्नर अल्सर इज ए अल्कलाइन incruciating cystitis, acute hemorrhage cystitis, cystitis cystica and the interstitial cystica। ठीक है, हर्नर अल्सर क्या है, हर्नर अल्सर है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। द रेंज ऑफ द फायरिंग एट विच देयर इज ए नो बर्निंग, ब्लैकनिंग और टैटोइंग एक्सेप्ट प्रोड्यूसिंग ए राउंड होल 4 or 5 centimeter in diameter for all the gauges and all the chokes। ठीक है, कितना रेंज होना चाहिए फायरिंग का जिसमें कि पेशेंट को ना तो बर्निंग हो रही हो, नो बर्निंग, ब्लैकनिंग और टैटोइंग, एक्सेप्ट प्रोड्यूसिंग ए राउंड होल 4 or 5 centimeter in diameter for all gauges and all chokes। तो बिटवीन 30 centimeter to 1 meter, बिटवीन 60 centimeter to 90 centimeter, बिटवीन 1 to 2 मीटर या बिटवीन 2 to 4 मीटर। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ऑप्शन 3। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इसमें लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला क्या है, स्केला वेस्टिबुली एंड द स्केला मीडिया आर द सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय, and the scala tympani and the scala media are separated from each other by, and the bony labyrinth and the membrane labyrinth and the oval window and round window। ठीक है, तो ये ईयर के स्ट्रक्चर हैं, और इस साइड दिया गया मिडिल ईयर, रेजिनर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन एंड द इनर ईयर। तो चलिए इसको मैच करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई एंड द स्केला मीडिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय रेजिनर मेम्ब्रेन। ऑप्शन 1 मैच विथ ऑप्शन 2। फिर क्या बोल रहे हैं, स्केला टिम्पेनाई एंड स्केला मीडिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय बेसिलर मेम्ब्रेन, से दोनों सेपरेट रहते हैं। फिर बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ये किससे सेपरेट रहते हैं, इनर ईयर से। एंड द ओवल विंडो एंड राउंड विंडो इज द मिडल ईयर। राइट आंसर क्या हो गया, 2 3 4 1। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। Contradictory characteristic of this medicine are mania and melancholia, insomnia and the super, cinchona, ipecac, bacterium album and the tuberculinum। Contradictory characteristic of this medicine are mania and melancholia, insomnia and the super। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, इसकी मेडिसिन है वेरेट्रम एल्बम। मेनिया, मेलनकोलिया, इंसोमेनिया एंड सुपर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। द ओनली डायमीटर विच कैन बी मेजर्ड बाय द इंट्रावजाइनल फिंगर एग्जामिनेशन, डायगोनल कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट एंड द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द ब्रीम। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, डायगोनल कॉन्जुगेट। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑकुलर चेंजेस इन डायबिटिक रेटिनोपैथी। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ठीक है,
चेंजेस इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, नियोवैस्कुलराइजेशन, रेटिनल इस्चीमिया, माइक्रो एन्यूरिज्म या रेटिनल डिटैचमेंट। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले क्या होगा ये अपन को देखना है। तो सबसे पहले होगा माइक्रो एन्यूरिज्म, सबसे पहले नंबर पे आएगा माइक्रो एन्यूरिज्म। फिर होगा आपको रेटिनल इस्चीमिया। नेक्स्ट फिर क्या होगा, नियोवैस्कुलराइजेशन एंड देन होगा रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, CBAD। CBAD राइट आंसर इज ऑप्शन C3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एनॉमलीज इज ए कॉमनली फाउंड इन नाइल फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, नाइल फिल्टर बोलते हैं, इसमें के साइलेंट रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एनॉमलीज इज ए कॉमनली फाउंड इन द नाइल फिल्टर सिंड्रोम, ट्राइजोमी 21, 45XO, 47XXY या फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया फ्रेंड्स, आप लोग जा करके ज़रूर देखिएगा। उसमें ट्राइजोमी 21, डाउन सिंड्रोम जिसे कहते हैं अपन, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इन सब के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को उसमें मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर जा करके देखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा ये, तो क्या क्रोमोसोमल एनॉमलीज इज कॉमनली फाउंड इन नाइल फिल्टर सिंड्रोम, तो किसमें देखने को मिलेगा, 47XXY। ये हमको एबनॉर्मलिटीज इसमें देखने को मिलेगा नाइल फिल्टर सिंड्रोम में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग सिम्टम्स, वायलेंट न्यूरेल्जिया अबाउट द फेस एंड टीथ, रनिंग टूवर्ड द ईयर एट नाइट, वर्स इन ईटिंग, बेटर इन नियर द हॉट स्टोव। क्या क्या सिम्टम है फिर से देख लेते हैं, वायलेंट न्यूरेल्जिया अबाउट द फेस एंड टीथ, रनिंग टूवर्ड द ईयर्स एट नाइट, वर्स इन ईटिंग, बेटर इन नियर द हॉट स्टोव, मगसॉल, स्पाइजेलिया, मैकफॉस या मेजेरियम। तो ये सिम्टम हमको किस में देखने को मिलेगा, मेजेरियम में। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। टॉर्सन ऑफ द ओवरी मोस्ट कॉमनली सीन इन ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर्स, डर्मोइड सिस्ट, यॉक सैक ट्यूमर या डिसजर्मिनोमा। टॉर्सन ऑफ द ओवरी मोस्ट कॉमनली सीन इन द डर्मोइड सिस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। Lanolin has the following properties, melting point is 36 to 42 degree centigrade, contain not more than the 2.5% of water, melting point is 42 to 50 degree centigrade, contain not more than the 0.25% of water and the freely soluble in solvent, ether and the chloroform। तो लेनोलिन के लिए क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलेगा, ये हमको बताना है। तो देखते हैं इसमें, तो हमको सिर्फ A, D और E देखने को मिलेगा, A, D एंड E। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 है। क्या क्या है, मेल्टिंग पॉइंट 36 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, कंटेन नॉट मोर देन द 0.25% ऑफ वाटर एंड द फ्रीली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। तो ये राइट इसका आंसर है A, D, E। Next question is question number 91. The advice avoid to take a milk should be given to patient while prescribing which among the following medicine? Avoid to take a milk should be given to patient while prescribing which among the following medicine? Iodine, bromine, फ्लोरिक एसिड या रस्टॉक्स। तो राइट आंसर क्या है, ब्रोमाइन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। The most common clinical sign encountered in the case of symptomatic hemochromatosis, ठीक है, hemochromatosis is hepatomegaly, esophageal varices, metallic pigmentation of the skin and the arthropathy। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल साइन, इस कंडीशन के लिए हमको क्या रहेगा, क्लिनिकल साइन क्या देखने को मिलेगा, राइट आंसर इज ऑप्शन 1, हिपेटोमेगाली रहेगा। हीमोक्रोमेटोमेसिस सिम्टोमेटिक केसेस, ठीक है, सिम्टोमेटिक हीमेटोक्रोमेटोमेसिस में हमको हिपेटोमेगाली देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल साइन है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। फिर से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है,
तो चलिए देखते हैं, इसमें आर्सेनिक दिया है, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ओपियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनदर साइड है मार्क्विस टेस्ट, कुनकल्स टेस्ट, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द ली जोन्स टेस्ट। तो चलिए इसको मैच करते हैं। तो सबसे पहला आएगा आर्सेनिक, मैच होगा ली जोन्स टेस्ट से, नहीं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, सॉरी, आर्सेनिक मैच होगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। नेक्स्ट है हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये मैच होगा ऑप्शन 4 ली जॉन टेस्ट से। ओपियम मैच होगा ऑप्शन 1 से, एंड ऑप्शन डी मैच होगा कार्बन मोनोऑक्साइड कुनकेल्स टेस्ट से। तो राइट आंसर क्या हो गया, 3 4 2 1, राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। द फॉलोइंग आर एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर, सीरस ट्यूमर्स, म्यूसेनियस सिस्ट एडिनोमा, बर्नर सिंड्रोम एंड द कोरियोकार्सिनोमा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए बी एंड सी ओनली राइट है, डी राइट नहीं है। ठीक है, एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर के लिए सीरस ट्यूमर, म्यूसेनियस सिस्ट एडिनोमा एंड द ब्रिनर सिंड्रोम्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 95। बेंजीन डिसीज इज ए एरिथ्रोसाइनाइड अल्सर, मार्टोरेल्स अल्सर, मेलेनी अल्सर एंड द ट्रॉपिकल अल्सर। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 1 एरिथ्रोसाइनाइड अल्सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। कॉमनेस्ट पोजीशन इन द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज द लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो इसके लिए राइट आंसर क्या आएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है फिर से। तो चलिए देखते हैं इसको अपन, क्लियर दिख रहा है आप लोग को। क्यूरी, रोन्टेजेन, रेड रिम, अनदर साइड है सीवर्ड, ग्रे, बॉक्यूरेल एंड द कॉलम पर किलोग्राम, कॉलोलम। ठीक है, तो राइट आंसर इसको अपन देखते हैं, चलिए मैच करेंगे। ये क्लियर है आप लोग को, ठीक है। चलिए राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मैच विथ ऑप्शन 3, ऑप्शन बी मैच विथ ऑप्शन 4, ऑप्शन सी मैच विथ ऑप्शन 2 एंड द ऑप्शन डी मैच विथ द ऑप्शन 1। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इन कॉन्टेक्स्ट टू जनरलिटीज सेक्शन ऑफ कैन ट्रिपर्टी, which of the following rubric is given when too much medicine has a produced in over the sensitive state and the remedies fail to act? Heaviness, lack of vital heat, weakness and the irritability. ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट टू जनरलिटी सेक्शन ऑफ कैंटिपर्टी, which of the following rubric is given when too much medicine has a produced an oversensitive state and remedial fail to act is the irritability. Right answer is option 4. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। Which of the following make a medial boundaries of the femoral ring? Inguinal ligament, lacunar ligament, femoral vein and the pectineus. Right answer is option 2 lacunar ligament. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। Want of breath in those engaged in the athletic sports and old people in those who use the tobacco and the whiskey to excess. Want of breath in those engaged in athletic sports, in old people, in those who use the tobacco and the whiskey to much excess. तो राइट आंसर क्या है इसके लिए, कोका, राइट मेडिसिन है कोका। चलिए आगे देखते हैं। Next question is question number 101. Statement 1 and statement 2. A labor is called the precipitate when the combined duration of the first and second stage is less than 6 hours. And statement 2 क्या है, precipitate labor is common in multipara. Rapid expulsion is due to the combined effect of the hyperactive uterine contraction associated with the diminished soft tissue resistance. तो इसमें से अपन को appropriate आंसर अपन को बताना है।
तो राइट आंसर क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है। अ लेबर इज ए कॉल्ड द प्रेसिपिटेट व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज लेस देन 6 आवर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 राइट क्यों है, प्रेसिपिटेट लेबर इज ए कॉमन इन मल्टीपैरा, रैपिड एक्सपल्सन इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाइपर एक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड विद द डिमिनिश्ड सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन हैव ए एग्रावेशन ऑन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, चिनोनेंथस, पल्सेटिला, मैग्नीशियम म्यूर या फॉस्फोरस। तो एग्रावेशन ऑन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड में इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है अपन को बताना है। ये ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। तो राइट आंसर क्या है, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी में देखने को मिलेगा। एग्रावेशन ऑन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, चिनोनेंथस में, पल्सेटिलम एंड फॉस्फोरस में, मैग्म्यूर में ये सिम्टम हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, राइट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, fetus below the viability period should be collected in autoclave safe plastic bags or container, red color non chlorinated plastic bag or containers, yellow color non chlorinated plastic bags, and the puncture proof, leak proof, tamper proof container। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3, येलो कलर्ड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। द सेकेंड मोस्ट अबाउंडेंट एनियॉन्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आर बाइकार्बोनेट आयंस, फॉस्फेट आयन एंड द क्लोराइड आयन एंड द सोडियम आयन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, बाइकार्बोनेट आयन, सेकेंड मोस्ट अबाउंडेंट एनियॉन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। फिर से स्टेटमेंट दिए गए हैं 2, तो चलिए देखते हैं। इन कैंट्री पार्टी के अकॉर्डिंग इसमें पूछा गया है, जनरल रूब्रिक्स विल इंक्लूड ऑल रेमेडीज दैट आर रिलेटेड टू सिम्टम्स एंड अंडर द रूब्रिक्स ईचिंग ऑफ द पाम देर आर नंबर ऑफ रेमेडीज बट द एंगलिस इज ए नॉट इंक्लूडेड थो इन द सब रूब्रिक्स ईचिंग पाम्स रबिंग एम्युलेशन एंगलिस इज ए मेंशन। तो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 106। यूनिक साइन कैन बी फाउंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 106। यूनिक साइन कैन बी फाउंड इन एरोटिक स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, मिट्रल स्टेनोसिस या एरोटिक रिगर्जिटेशन। तो क्यूनिक साइन हमको किस में देखने को मिलेगा, एरोटिक रिगर्जिटेशन में। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट रूमेटिक फीवर एज पर द रिवाइज्ड जॉन्स क्राइटेरिया, पॉलीआर्थेल्जिया, कोरिया, कार्डियाटिस या सबक्यूटेनियस नोड्यूल। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेजर क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर एज पर द रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, नॉट पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, पॉलीआर्थेल्जिया, इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 108। आइडेंटिफाई द मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग सिम्टम, पेशेंट इज ए debilitated, concussion of the brain where the skin is a cold, body bathed with the cold sweat and also the craving for the alcohol, सल्फर, सिफिलिनम, सल्फ्यूरिक एसिड या नक्स वोमिका। तो ये सिम्टम हमको किस में देखने को मिलेगा, क्या है, पेशेंट क्या डेबिलेटेड है, कंकसन ऑफ द ब्रेन है, वेयर द स्किन इज ए कोल्ड, बॉडी बाथेड विद द कोल्ड स्वेट एंड द ऑल्सो क्रेविंग फॉर एल्कोहल। तो ये हमको सल्फ्यूरिक एसिड में देखने को मिलेगा ये सारे सिम्टम्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। The normal pleural pressure at the beginning of inspiration is about -5 cm H2O, -7.5 cm H2O,
एंड +5 सेंटीमीटर H2O या +7.5 सेंटीमीटर H2O। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1 -5 सेंटीमीटर H2O। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं। इन द जनरलिटी सेक्शन ऑफ द कैंटिपर्टी इन द रूब्रिक अनट्रेसिंग आफ्टर द एग्रावेशन मेडिसिन रूमेक इज नॉट मेंशन। And the option 2, in the generalities section of Cantiparty in the rubrics, vaccination after the entim tart is not mentioned। तो इसमें से क्या राइट स्टेटमेंट है ये हमको बताना है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। अस्थमा रिलीफ बाय प्रोफ्यूज परस्पायरेशन इज अ सिम्टम ऑफ विच मेडिसिन? हाइपेरिकम, नेट्रम्यूरेटिकम या सोराइनम या मक्सॉल? अस्थमा रिलीफ बाय प्रोफ्यूज परस्पायरेशन इज द सिम्टम ऑफ विच मेडिसिन? इज द हाइपेरिकम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। नेम द मेडिसिन व्हेन द कंप्लेंट्स स्पेशली डायरिया डेवलप्स ड्यूरिंग द क्लोज ऑफ द समर व्हेन द डेज आर हॉट एंड नाइट आर कोल्ड? ब्रेनियल्बा, नेट्रमसल, परस्टॉक्स या डल्कामारा? Name the medicine when the complaint, especially the diarrhea, develop during the close of summer when the days are hot and night are cold। तो राइट मेडिसिन है डल्कामारा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है ये फिर से। वन साइडेड डिसीज, लोकल मेलेडीज, अल्टरनेटिंग डिसीज या इंटरमीडिएट डिसीज। अनदर साइड दिए गए हैं सिम्टम इसके। Changes appearing on external part of the body but not conform to that part only। Certain disease alternating at uncertain interval। Option 3 क्या है? Disease of the unvarying characters returning at the fixed period। And option 4 displaying one or two principal symptoms which obscure almost all other। तो इसको मैच करना है 113 को। ऑप्शन ए मैच विथ ऑप्शन 4। वन साइडेड डिसीज displaying one or two principal symptom which obscure almost all other। लोकल मेलेडीज क्या है? ठीक है, लोकल मेलेडीज क्या है? ऑप्शन 1 चेंजेस अपेयरिंग ऑन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी बट नॉट कन्फर्म टू दैट पार्ट ओनली। ठीक है, अल्टरनेटिंग डिसीज क्या है? वो है सर्टन डिसीज अल्टरनेटिंग एंड अनसर्टन पीरियड। ऑप्शन सी मैच विथ ऑप्शन 2। एंड द इंटरमीडिएट डिसीज क्या? डिसीज ऑफ अनवेरिंग करेक्टर रिटर्निंग एट द फिक्स प्रिंसिपल। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? 4 1 2 3। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 4 1 2 3। ठीक है, देख लीजिए आप लोग एक बार क्लियर अच्छे से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें कि असर्टेन एंड रीज़न है। असर्टेन मतलब कथन एवं कारण। तो कथन क्या कह रहे हैं? देयर आर सम मेडिसिन लाइक इग्नीशिया, बेलाडोना, रस्टॉक्स, ब्राइनिया एक्सेट्रा whose power of alternating men's health consists chiefly in the alternating action। and the reason क्या कह रहे हैं? it is a kind of primary action symptom that are in the part opposed to each other। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? राइट आंसर है बोथ ए एंड आर इज ए ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कथन एवं कारण, और आर इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ कैंटिपर्टी विल यू फाइंड द रूब्रिक कॉफ़ी एम्बुलेशन? माइंड में, स्टमक में, माउथ में या जनरलिटीज़ में? इन कैंटिपर्टी विल यू फाइंड इन द रूब्रिक कॉफ़ी एम्बुलेशन। कॉफ़ी से एम्बुलेशन हमको किस में देखने को मिलेगा? जनरलिटीज़ में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन हैव ए फियर ऑफ बीइंग अलोन? जेल्सीमियम, बराइटा कार्ब, फॉस्फोरस या कार्बो एनिमलीज? तो फियर ऑफ बीइंग अलोन हमको किस मेडिसिन में देखने को मिलेगा? वो है फॉस्फोरस में। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 117। इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ कैंटिपर्टी द रूब्रिक ईट रिफ्यूज टू इज ए मेंशन इन? माइंड, एपिटाइट, एब्डोमेन या माउथ? तो ईट रिफ्यूज टू मेंशन इन द, राइट आंसर इज ऑप्शन 1 माइंड में हमको देखने को मिलेगा।
Next question is question number 118. In sixth edition of Organ of Medicine, the treatment advice for the improperly treated chronic disease with the large dose of sulfur, allopathically the medicine of choice is sulfur X should be administered by the offlection. Mercurius met X degree is should be administered by the offlection, and the thuja should be administered by the offlection, and the carboage X followed by the sulfur X administered orally. In sixth edition of Organ Medicine, the treatment of advice for the improperly treated chronic disease with the large dose of sulfur allopathically the medicine of choice is. Right answer is option B. B is the correct. Right answer is option B. Mercurius Met-X should be administered by the offlection. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119. The most common causes of female infertility is ovulatory dysfunction, tubal disease, uterine factors या cervical factor. Most common causes of female infertility क्या है? Ovulatory dysfunction. Right answer is option 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120. ठीक है, इसमें भी एसेटन एंड रीजन दिए गए हैं. एसेटन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ द spermatids to sperm will not occur without the FSH stimulation of the Sertoli cells, and the follicle stimulating hormone also secreted by the anterior pituitary gland stimulate the Sertoli cell. तो इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही देखा था. क्वेश्चन नंबर 1 में हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन था. तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट राइट है इसके, और कथन जो कहा गया है उसका कारण एकदम सत्य है. मतलब बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. ठीक है. कन्वर्जन ऑफ द स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म विल नॉट अकर विदाउट द एफएसएच स्टिमुलेशन ऑफ द सर्टोली सेल्स. ठीक है, एफएसएच के स्टिमुलेशन के बिना ये काम नहीं होता है. एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. हमने देखा ही था, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है ये हार्मोन टू स्टिमुलेट द सर्टोली सेल. ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट राइट है और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. मतलब कारण जो कहा गया है वो कथन को पूरी तरह से सत्य कर रहा है. तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स. होप करती हूँ ये क्वेश्चन पेपर जो कि 31 जुलाई को कंडक्ट हुआ था AIAPGT 2023, ये सारे क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा. और यदि आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सकता है. और यदि आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा सकते हैं. साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.